दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फौज, अमेरिकी एयरफोर्स अब तक ईरान वार में ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि करीब 16 एयरक्राफ्ट खो चुकी है। इन एयरक्राफ्ट में कई रीपर ड्रोन्स भी शामिल हैं। तो इस तरह के एयरक्राफ्ट की लॉसेस क्या इंडिकेट करती है? क्या ईरान की कैपेबिलिटी अमेरिका ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा है, या कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल कैपेबिलिटीज में खोट है अमेरिकन एयरफोर्स में? आइए समझते हैं इसको पूरी डिटेल में। अब तक अगर हम 2026 की बात कर लें, एयर वॉरफेयर एनालिसिस अभी जो किया गया है ब्लूमबर्ग और सीएनएन के सोर्सेस के द्वारा, इन्होंने ये क्लियर इंडिकेट किया है कि एयरक्राफ्ट लॉसेस अमेरिका ने सफर किए हैं और इन लॉसेस के कारण अमेरिका को ऑपरेशनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो किस तरह के ऑपरेशन चैलेंजेस और किस तरह की लॉस? अगर सबसे पहले हम बात कर लें लॉसेस की, तो 16 अमेरिकन एयरक्राफ्ट या तो अमेरिका के द्वारा लॉस किए जा चुके हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय कर किए जा चुके हैं, या अब वो एयर वर्दी नहीं रहे। दूसरी, इसमें ड्रोन्स, फाइटर जेट एयरक्राफ्ट और टैंकर, यानी सब तरह की मिलिट्री इक्विपमेंट्स शामिल हैं। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो नुकसान अमेरिका को सहना पड़ा है, ये किसी एक हमले की वजह से नहीं, बल्कि मिक्सचर ऑफ फैक्टर्स की वजह से है। कुछ फैक्टर जो है वो कॉम्बैट में, वॉर के दौरान, कुछ फैक्टर जो है वो एक्सीडेंट के कारण, और कुछ फैक्टर जो है वो डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं कि ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम ने उन पे अटैक किया है। तो अगर हम इस मामले में सबसे पहले समझ ले ड्रोन, अमेरिका ड्रोन का यूज बहुत दिनों से करता रहा है, चाहे वो इराक वार हो, अफगानिस्तान वार हो, या अभी रिसेंट में ईरान वार हो। और अमेरिका की सबसे जो ताकतवर ड्रोन है, जो कि सबसे सिग्निफिकेंट ड्रोन है, उसको MQ-9 रीपर के नाम से जाना जाता है। इस ड्रोन की मदद से अमेरिका पूरा एरियल व्यू, किसी भी कंट्री के ऊपर जो है एरियल व्यू का उसके पास इंफॉर्मेशन आते रहता है, और इस ड्रोन की मदद से कई बार अमेरिका ने असैसिनेशंस भी किए हैं, किलिंग भी की है किसी लीडर की, चाहे वो तालिबान अफगानिस्तान में हो या फिर इराक युद्ध का हो। तो इस पूरे वॉर में, जो कि 28 फरवरी को स्टार्ट हुई थी, करीब करीब 9 रीपर डाउन को ईरान ने शूट डाउन कर दिया है। एक जो रीपर ड्रोन है वो जॉर्डन में ऑन ग्राउंड ही डिस्ट्रॉय हो गया था। अगर हम बात करें इन ड्रोन के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हाई रिस्क मिशन जो अमेरिका लॉन्च करता है किसी भी कंट्री में, तो उसमें MQ-9 रीपर ड्रोन का बहुत अच्छी तरह से यूज किया जाता है। अगर हम बात कर लें ड्रोन के अलावा, जो कि कई गुना कॉस्टली एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि F-15 जेट्स। सो 3 F-15 जेट अभी तक अमेरिका लूज कर चुका है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पे ये है कि ये जो जेट अमेरिका ने लूज की है, ये ईरान के द्वारा अटैक नहीं किया गया था, बल्कि ये फ्रेंडली फायर, यानी कि हम इसको एक एक्सीडेंट बोल सकते हैं। कुवैत में फ्रेंडली फायर किया गया था, क्योंकि जब ये फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कुवैती एयर स्पेस में उड़ान भर रही थी, उसमें कुवैती एयर डिफेंस ने इनको एनिमी एयरक्राफ्ट समझ लिया और इसके कारण उन पे अटैक हुआ। हालांकि इस पूरे अटैक में सिर्फ जेट्स की नुकसान हुई है, इसमें जो पायलट्स थे वो सेफ सुरक्षित वापस पहुंच गए थे। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉम्बैट ऑपरेशंस की ओर कहीं ना कहीं इशारा करती है। दूसरा, अभी रिसेंट दिनों में एक न्यूज आ रहा था जिसमें कि टैंकर एयरक्राफ्ट भी लूज करने की ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी है, और उस टैंकर एयरक्राफ्ट को KC-135 बोला जाता है, स्ट्रैटो टैंकर भी उसको हम बोलते हैं। तो अगर हम देखें तो ये है KC-135 स्ट्रैटो टैंकर। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी वॉर में, क्योंकि फाइटर जेट एयरक्राफ्ट जब एयरबोर्न होते हैं, वो कुछ समय तक उड़ान भरने के बाद उनको फ्यूल की कमी हो जाती है। इसकी वजह से या तो उनको एयरबेस पे वापस लौटना पड़ता है, और इस कारण बहुत सारे टैंक का नुकसान होता है। इस वजह से इस तरह के जो हम टैंकर्स हैं, टैंकर एयरक्राफ्ट्स हैं, इनके पास बहुत मात्रा में ये फ्यूल कैरी करती हैं, और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब तक ये टैंकर एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न है, तब तक कोई भी अमेरिकी फाइटर जेट को वापस बेस पे फ्यूल की कमी के कारण लौटना नहीं होगा, बल्कि वो एयर स्पेस में ही, एयर में ही रिफ्यूलिंग करवा सकती है। तो एक KC-135 के डिस्ट्रक्शन की आशंका है, जिसमें कि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 6 क्रू मेंबर जो कि इस एयरक्राफ्ट को चला रहे थे, उनकी मौत हो गई है। 5 मोर डैमेज इन सऊदी स्ट्राइक। सो अगेन यहाँ पे एक फ्रेंडली फायर वाली सिचुएशन दिखती है। बट जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि F-35 का जो इंसिडेंट अमेरिका को सफर करना पड़ा है। F-35 जिसको कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट माना जाता है, जिसको कि अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट एयरक्राफ्ट माना जाता है, उस पे ईरान ने ऐसा न्यूज रिलीज किया कि उन्होंने एयर मिसाइल का यूज करके, एयर सरफेस टू एयर मिसाइल का यूज करके उन्होंने उस एयरक्राफ्ट को डैमेज कर दिया है और डिस्ट्रॉय कर दिया है।
अब ये डैमेज या डिस्ट्रक्शन हुआ है, इसके बारे में अभी अमेरिका की तरफ से कोई फुल रिपोर्ट आई नहीं है, बट जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही है न्यूज़पेपर एजेंसीज के थ्रू, उसमें ऐसा लग रहा है कि F-35 एयरक्राफ्ट पे ईरान ने अटैक जरूर किया था, बट वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, बल्कि उसको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। पायलट जो इस एयरक्राफ्ट को चला रहे थे वो सुरक्षित बच गए, ही हैज सर्वाइव्ड, बट कहीं ना कहीं ये जो इंसिडेंट है वो एयर सुपीरियरिटी का जो क्लेम था अमेरिका का, इजराइल का ईरान के एयर स्पेस के ऊपर, उसको पूरी तरह से चैलेंज करती है। अगर हम पिछले कुछ दिनों की रिपोर्ट को देखें, चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से आ रहा हो या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहा हो, हमें ये क्लियरली देखने को मिला था कि उन्होंने ऐसा बताया कि हमने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है, और इस वजह से इजराइल और यूएस के पास एयर सुपीरियरिटी है। एयर सुपीरियरिटी जो टर्म है हम तब यूज करते हैं जब कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी एयरक्राफ्ट पे अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके, यानी कि अमेरिका और इजराइल के एयरक्राफ्ट ईरानियन एयर स्पेस के ऊपर कभी भी कहीं भी उड़ सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के या बिना कोई डर के। अब जो F-35 वाला इंसिडेंट है उसने इस पूरे क्लेम को छुटला दिया है, क्योंकि ईरान ने ना सिर्फ किसी एयरक्राफ्ट को टारगेट किया बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट को टारगेट किया है, जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये कि एयरक्राफ्ट रडार के पकड़ में बहुत मुश्किल से आता है और उसके बाद भी हीट सिग्नेचर का यूज करके कहीं ना कहीं यहाँ पे अटैक किया गया है। तो अगर हम ऑपरेशनल इंटेंसिटी की बात करें, तो अगर हम अमेरिकन मिलिट्री के हम रिप्रेजेंटेटिव्स को देखें तो उनका ऐसा मानना है कि जो ये 16 एयरक्राफ्ट और एयरबॉर्न सिस्टम का लॉसेस अमेरिका को सफर करना पड़ा है, ये इस वजह से नहीं है कि ईरान के पास कोई सुपीरियर डिफेंस सिस्टम है या मिसाइल सिस्टम है, बल्कि इस वजह से है क्योंकि अमेरिकन एयरक्राफ्ट ने काफी हाई नंबर में सॉर्टीज ऑपरेशन यहाँ पे की है। सॉर्टीज का मतलब कितनी बार आप उड़ान भरते हैं किसी एनिमी एयर स्पेस में और उसके अराउंड। दूसरा, कंपेरेबल और हाइयर देन गल्फ वॉर जो कि 1990s में हमें इराक और ईरान के बीच में देखना पड़ा था, जबकि जहां की फिर से अमेरिका ने इराक की तरफ से इराक को सपोर्ट किया था, उसमें या तो सिमिलर नंबर में या इससे भी ज्यादा एयरक्राफ्ट का लॉस कंपेरेबल और हाइयर देन गल्फ वॉर, इस ईरान वॉर में हमें लॉसेस देखने को मिल रहा है अमेरिकी एयरफोर्स का। ग्रेटर रेट ऑफ एफर्ट भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिखाया जा रहा है अमेरिकन एयरफोर्स के द्वारा। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस और इंप्लीकेशंस इन लॉसेस का है वो है एयर सुपीरियरिटी के चैलेंज के ऊपर। यानी कि अगर हम इस पूरे इंसिडेंट को एनालाइज करें, किस तरह से ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट को और ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया है, उससे एक बात तो क्लियर ये हो जाती है कि जो भी कंट्रोल यूएस इजराइल ने ईरान के ऊपर अचीव किया है वो लार्ज कंट्रोल नहीं है, वो जनरल कंट्रोल नहीं है, बल्कि वो लोकलाइज कंट्रोल है। हाँ, डेफिनेटली कुछ ऐसे एरियाज हैं ईरान में जहां की एयर डिफेंस सिस्टम वर्क नहीं कर रही है, यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो उस एरिया में अमेरिकी और इजरायली एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी ईरान में चली जाएं। ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी एक्टिव है, इसका हमें यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम्स जो है वो चाइना से ईरान ने इंपोर्ट की है ऐसा बताया जाता है, तो उसका यूज अभी भी एक्टिवली कर रहा है। तीसरा, जो हॉर्मुज रूट्स है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चोक पॉइंट अभी बना हुआ है। 20 to 25% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल एंड गैस यहां से पास करती हैं। एशियन कंट्रीज जो हैं, पाकिस्तान, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इन सारे कंट्रीज का काफी हद तक इस स्ट्रेट पे डिपेंडेंसी है, और इसमें कोई भी डिसरप्शन पूरे वर्ल्ड में एनर्जी सप्लाई शॉक प्रोड्यूस करेगी, जिससे कि ना सिर्फ नेशनल डोमेस्टिक इकोनॉमी बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी पे भी ये बड़ा सिग्निफिकेंट असर पड़ेगा। और अमेरिका भी इससे छूता नहीं रहेगा। अमेरिका में ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन हैं उनके आसार बढ़ते दिख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो घटती दिख रही है, तो इस वजह से ये अमेरिकन इंटरेस्ट में है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिक्योर हो, उससे जो ऑयल एंड गैस टैंकर्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली पास करते रहें। तो वो तभी पॉसिबल था जब अमेरिका और इजराइल का पूरे ईरान पे एयर सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश हो चुका होता, यानी अमेरिका और इजराइल के जाने बिना ईरान कोई भी अटैक, कोई भी मिसाइल लॉन्च नहीं कर पाता, बट ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है, यानी अमेरिका के लिए हॉर्मुज रूट को सिक्योर करना काफी डिफिकल्ट टास्क अभी लग रहा है। अगर हम एक्सीडेंट्स की रोल की बात करें तो इंटरेस्टिंगली हमने देखा है कि लॉसेस सिर्फ एनिमी, इस केस में ईरान के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि हाई टेम्पो और स्ट्रेस फैक्टर्स के कारण भी कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंडली फायर हो जाती है। यानी कुवैती सिस्टम हमने देखा, कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसे अमेरिकन एयरक्राफ्ट जो कि फ्रेंडली एयरक्राफ्ट हैं उनके ऊपर अटैक करके 3F-15 को मार गिराया। तो एक्सीडेंट इस तरह के वॉर ऑपरेशंस में ऐसा नहीं है कि बहुत यूनिक और पहली बार हो रही है, बहुत बार ऐसे हमें एक्सीडेंट्स वॉर ऑपरेशंस में देखने को मिलते हैं।
तो इस पूरे डिस्कशन से अगर हम कुछ स्ट्रैटेजिक टेकअवेज ले जाना चाहें तो ये है कि मॉडर्न वॉरफेयर अब जो है काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। ऐसा सिंपल नहीं है कि आप गए एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया और पूरे कंट्री के ऊपर कैप्चर कर लिया और अपना कंट्रोल बढ़ा लिया। ऐसा इस वॉर में तो एटलीस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा, यूएस जो है वो परसिस्टेंट थ्रेट फेस कर रहा है। यूएस की जो कोलिशन है वो कहीं ना कहीं उसमें फ्रैक्चर और क्रैक हमें देखने को मिलता है और अमेरिका इजराइल इस वॉर में थोड़े आइसोलेटेड होते हुए दिख रहे हैं। ईरान जो है अभी तक उसने रिटेलिएटरी फायर को मेंटेन किया हुआ है। ऐसा माना जा रहा था कि जो वॉर स्टार्ट हुआ है स्पेशली आफ्टर किलिंग ऑफ सुप्रीम लीडर अली खमेनाई, वो कुछ दिनों में सिमट जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था, बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा था। बट आज असलियत यह है कि वॉर तीसरे वीक में पहुंच चुका है। पूरे वर्ल्ड में इसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, स्पेशली एनर्जी सेक्टर में। और ईरान का ऐसा नहीं है कि मिसाइल सिस्टम्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, लॉन्चर डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, बहुत हद तक डिस्ट्रक्शन हुई है, बट अभी भी एवरी डे ईरान इज कॉन्टिन्यूसली लॉन्चिंग मिसाइल्स एंड ड्रोन्स और पूरे रीजन में वो कहीं ना कहीं टारगेट करता हुआ जा रहा है। अभी रिसेंट न्यूज में ऐसा ही बताया गया था कि डियो गार्सिया जो कि करीब 4000 किलोमीटर दूर है, उस पे भी ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करी है। तो इससे ये तो क्लियर हो चुका है कि अमेरिका और इजराइल, जैसा कि उनका हम बोल सकते हैं कि बिगिनिंग में ऐसा कहना था कि वो सुपीरियोरिटी और डोमिनेंस अचीव कर चुके हैं, एब्सोल्यूट डोमिनेंस अभी तक देखने को हमें नहीं मिलता है। और इसका सिंपल लॉजिक और कंक्लूजन यह है कि ये जो वॉर, जो कि बस कुछ दिनों की वॉर बताई जा रही थी, आगे कई दिनों तक चलने की संभावना बढ़ती जा रही है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरे वर्ल्ड में हम लोगों को फेस करना होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज hit the like button, share it with your aspirants as well as subscribe to the channel for more such content. Thank you very much.